चेक कर। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं आपसे, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व y is equals to 3/√1 plus 4x and a point p। एक पॉइंट p है lying on the curve जो कर्व पे लाया कर आपको नजर भी आ रहा है वो पॉइंट। द नॉर्मल टू द कर्व एट p intersects the x axis at q। तो पॉइंट p पर एक नॉर्मल लाइन है। अब नॉर्मल लाइन कौन सी? ये वाली नॉर्मल लाइन है जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट q। ठीक है, तो अब आपको पता है कि टेंजेंट लाइन कैसी बनती है, ऐसी बनती है टेंजेंट लाइन ना। टेंजेंट लाइन इज समथिंग लाइक दिस। तो नॉर्मल कैसे बनेगी? टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, टेंजेंट कैसी होती है? नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है ना। तो अब आपसे क्या कहना है कि शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू इज 16/9। कैसे निकलेगा? आपको पता है कि नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट क्यू। तो अगर मुझे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि नॉर्मल क्रॉस कर रही है ना पॉइंट क्यू पे एक्स एक्सिस पे। तो इसके लिए मुझे फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल की क्या निकालनी पड़ेगी? इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब नॉर्मल क्योंकि एक लाइन है तो इसके लिए हमें पॉइंट तो पता है विच इज 2,1, लेकिन दूसरी चीज क्या चाहिए होती है आपको? ग्रेडियंट चाहिए होता है। द सेकेंड थिंग इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। सो द ग्रेडियंट कैसे पता चलता है? ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, आप कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हो उस चली गई एसओ की। मुझे एक मिनट, मुझे आवाज नहीं है। क्या कह रहे हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोग? हेलो? नहीं सर, आ रही है। आ रही है तो मुझे मरियम का क्यों मैसेज आया? सो अब देखो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल किस तरीके से निकलेगा। तो इसके लिए रूल ये है सिंपली कि आप क्या कर दो, आप निकाल दो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि सबसे पहले कर्व का dy/dx निकालो। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू 3 रूट इंटायर रूट 1 प्लस 4x ऊपर जाकर नेगेटिव रूट हो गया विच इज -1/2। तो इसको आप कर लो डिफरेंशिएट। सो dy/dx किसके बराबर आएगा? देखो पावर गोज डाउन, गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -3, मतलब -1/2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन पावर में से क्या हो जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ब्रैकेट के इनसाइड क्या लिखा हुआ है? दैट्स 1 प्लस 4x। उसकी डिफरेंशिएशन करो तो क्या होती है? 4 टाइम्स 4। तो आपके पास dy/dx क्या आया? इट्स -6 1 प्लस 4x टू द पावर -3/2। सही है, तो ये आपके पास dy/dx निकल गया। अब एट द पॉइंट p, तो एट द पॉइंट p पे x के कोऑर्डिनेट लगा दो। तो आपके पास पॉइंट p पर x कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज 2 टू द पावर -3/2। तो दिस इज इक्वल्स टू -6 1 प्लस 4 टू द 8, इट विल बी 9 टू द पावर -3/2। इसको जरा आप लोग कैलकुलेट करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा? इसको चेक करोगे आप आमना, इसको जरा चेक करना। -6 divided by 3 to the power 1.5 and 9 to the power 1.5, sorry, yeah, so it is -2/9। सो -2/9 आपके पास ये क्या है? आप देखो ये तो dy/dx में जब आपने डायरेक्ट x की वैल्यू जहां पर मुझे ग्रेडियंट चाहिए था यानी कि पॉइंट p पे, तो ये जो चीज आई है -2/9, ये क्या आया? ये तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ चुका है यार। मुझे तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का क्या रिलेशन होता है कि आप रेसिप्रोकल साइन चेंज करो तो वो एक टेंजेंट ग्रेडियंट बना के दे देगा। तो इसका मतलब सॉरी वो नॉर्मल ग्रेडियंट बना के दे देगा। तो फिर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और माइनस से साइन आपका पॉजिटिव हो गया। तो अब आपके पास पॉइंट भी है और आपके पास क्या है? ग्रेडियंट भी है। सो देन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1। ठीक है, अब यही नॉर्मल की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो यहां पर यानी कि y 0 है। तो -9 -1 0 -1 इज इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स -2। 2 यहाँ वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये -2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय x -2। दिस इज -2 इज इक्वल टू 9x -18। सही है, और 18 वहां जाकर पॉजिटिव 18 हो गया, तो 18 -2 इज इक्वल टू 9x एंड x इज इक्वल टू 16/9। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया? 16/9 आ गया है, और हमें वही शो करना था। फाइंड शोइंग ऑल द नेसेसरी वर्किंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। आपके पास याद रहे कि पॉइंट क्यू क्या का x कोऑर्डिनेट 16/9 आया है। ओके, अब यहां पर लेट सपोज अगर मुझसे आप लोग ये कहोगे कि सर एरिया ऑफ द शेडेड अगर मुझे रीजन निकालना है तो सर हम कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और कर्व की इक्वेशन क्या है आपके पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4x के ऊपर -1। मैं रूट को ऊपर लेके आ गया। ठीक है, तो ये मत समझना कि कर्व दूसरा है, मैं बस रूट ऑफ 1 प्लस 4x को ऊपर लेके आ गया। तो इस कर्व को मुझे क्या करना है? मुझे इंटीग्रेशन करना है।
अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार लिमिट्स कौन सी लगाओगे, तो आप लोग बोलोगे कि सर देखो शेडेड रीजन पहले बाउंडेड किन के दरमियान है। तो देखो एक तो ये कर्व है आपका, ठीक है, द लाइन x इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये कहेंगे कि सर द लाइन x इज इक्वल टू 16/9, मतलब वो ये लिमिट्स लगा दे 0 और 16/9, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप x की लिमिट्स ले रहे हो तो ये लिमिट्स हमेशा वर्टिकली टुवर्ड्स द कर्व जाएंगे। जब आपने x इज इक्वल टू 0 तो ले लिया, लेकिन अब x इज इक्वल टू 16/9 आप कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो, जो मैंने रेड से आउटलाइन किया कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो फिर तो आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा। यानी कि आप कौन सा रीजन निकाल लो इसके बदले फिर, क्योंकि आपने जो भी लिमिट्स लोगे दैट गोज वर्टिकली टुवर्ड्स द कर्व, तो आपका शेडेड रीजन तो फिर ये वाला आ जाएगा, ये होगा शेडेड रीजन। तो जबकि हमें क्या निकालना है, हमें तो ये रिमेनिंग पार्ट हमारा रह जाएगा, तो ये रिमेनिंग पार्ट भी तो है शेडेड रीजन वाला, इसको कैसे निकालोगे फिर आप? पर तो सर इसके हमारे पास लिए पी का कोऑर्डिनेट है ना। एग्जैक्टली एक्सेलेंट जॉब, हम लोग पी का कोऑर्डिनेट लेंगे, जबरदस्त। मैं ये बस टेस्ट करना चाह रहा था, मुझे पता था वैसे तो, लेकिन जाहिर है हम ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप लोग सब जानते हो कि ये है x इज इक्वल्स टू 2। ओके, फिर अगर मैं यहाँ पे 2 और 0 अगर लिमिट लगाऊं तो एरिया कहां तक आ रहा है मेरे पास, मेरे पास ये अनशेडेड भी इंक्लूड हो जाएगा। होगा क्या ये कि ये अनशेडेड भी इंक्लूड हो जाएगा और साथ में शेडेड भी पूरा इंक्लूड हो जाएगा। तो फिर हम चलो पहले एरिया निकालो, उसके बाद फिर हम माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मुझे, क्योंकि ग्रे वाला निकालना है ना, तो फिर येलो वाला क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप नोटिस करो कि ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल, यानी कि देखो दिस इज द 90 डिग्री, और y कोऑर्डिनेट विल बी द हाइट व्हिच इज 1, x कोऑर्डिनेट द बेस, बेस क्या हो जाएगी आपके पास, देखो पूरा डिस्टेंस क्या है 2, 2 माइनस 16/9, सो 2 माइनस 16/9 विल बी द बेस, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितनी हो जाएगी 2 माइनस 16/9 मल्टीप्लाई बाय द वर्टिकल हाइट, सो वर्टिकल हाइट इज गोइंग टू बी 1, सो इट इज गोइंग टू बी 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। ओके, और फिर और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व इनक्लोज्ड बाय द लिमिट्स x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि येलो वाला जो अनशेडेड था प्लस ग्रे वाला पूरा आ जाएगा, और येलो वाला ट्रायंगल था तो वो आप यहां पे निकाल दोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। दिस इज हाउ यू गाइस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। 6 मार्क का सवाल है, आप लोगों से इजीली ये हो जाएगा। यू नो हाउ टू इंटीग्रेट इट। अच्छा गाइस, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ आया ये एरिया आपको, और इंटीग्रेशन कैसे करते हो, इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर दो। यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, इट इज 1/2, तो पावर प्लस 1 और पावर को हम डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2, फिर ब्रैकेट के इनसाइड जो भी लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन इट विल बी 4, तो टाइम्स कर दोगे क्या 4, 2 1 2 2 सो दिस इज गोइंग टू बी 3/2, 1 प्लस 4x, और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और फिर आप लिमिट्स अप्लाई कर दोगे, क्या लिमिट्स होंगी 2 एंड 0, दीज आर गोइंग टू बी द लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करो, गेट योर आंसर, और ये तो एरिया निकल जाएगा आपका, बस यहाँ से आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 9 2 से 18, 18 में ये हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1, एरिया तो खैर 1/9 ही आ रहा है, यहाँ से आप लोग अब खुद इसको कर लेना, 6 मार्क का सवाल। ठीक है, तो एरिया इसका मतलब मैंने पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं आप लोगों को। अब जो अगली चीज हम बात करेंगे, देखो एरिया बात कर लिया, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना सीख ली, इंटीग्रेशन सीख ली, नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, देखो गौर से सुनना, वॉल्यूम ऑफ, लेट सपोज मैं कहता हूं कर्व। अब आपको पता है कि वॉल्यूम हमेशा कितने शेप्स का होता है, 3D शेप्स का होता है, आप लोग ये बात जानते हो कि 3D शेप्स का हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो गौर से इस बात को जरा सुनना, जैसे कि हम लोगों ने अगर लेट सपोज अगर मैं एक वाई एक्सिस बना लूं, ठीक है, और अगर लेट सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है, तो आप लोग ये कहते हो कि अगर हम फिलहाल चलो अगर 2D की बात करें, तो 2D में तो खैर वॉल्यूम होगा नहीं, लेकिन इसको फिर आप लोग क्या कहते थे कि सर ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, जिसमें लेट सपोज अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ये 5 है, और अगर लेट सपोज ये 7 है, तो आप लोग एरिया कैसे निकालते हो, 7 into 5 निकाल के एरिया निकाल देते हो। ये हम बात कर रहे हैं एरिया की। ओके, इसी तरीके से अगर मैं मान लो कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन एक बना दूं, ठीक है, और लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि मेरे पास हाइट कितनी है, हाइट इज कुछ भी आपके पास हाइट हो सकती है, एक मिनट आके, कुछ भी आपके पास हाइट हो सकती है, और लेट सपोज कि ये बेस है, ये हम सब रिकैप करवा रहा हूँ कि ये आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है ना। ठीक है, सपोज इफ दिस इज 5 अगेन दिस इज 7, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल हाइट मल्टीप्लाई बाय द बेस, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बता देता है। ठीक है,
लेकिन जब मैं बात करूं 3D शेप्स का, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि आपको पता है कभी भी वॉल्यूम ऑफ 2D शेप का तो वॉल्यूम होता ही नहीं है, 3 डायमेंशनल सरफेस का होता है ना आपके पास कोई भी वॉल्यूम वगैरह, 3 डायमेंशनल फिगर वगैरह का। तो उस वक्त ये चीज फिर क्या कहलाई जाएगी, यानी कि आप इसको फिर इस वक्त रेक्टेंगल नहीं बोलोगे। ठीक है, इसको इस वक्त है ना, जैसे कि अगर मैं यही चीज अगर दोबारा बना दूं तो 2D शेप में तो ये चीज रेक्टेंगल कहलाई जाएगी। अगर मैं 2D की बात करूं तो ये तो रेक्टेंगल कहलाया जाएगा ना, ये वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस है। लेकिन 3D शेप में ये रेक्टेंगल नहीं कहलाया जाए, 3D शेप में हम इसको सिलेंडर बोले। अब पता है सिलेंडर बनता कैसे, जरा गौर करना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मैं हम लोग को बता रहा हूँ कि सपोज करो कि अब आपको पता है कि अब ये 3D शेप है ना, यानी कि इसका पिछला हिस्सा है, यानी कि बैकवर्ड साइड है। अगर मैं इसी सॉलिड को, आप ऐसे समझो कि ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, दिस इज अ सॉलिड। अगर मैं इसको इसकी रोटेशन करूं अबाउट एक्स एक्सिस, इसको मैं रोटेट करूं, क्या आपको पता है कि 3D फिगर है तो पूरा पीछे से घूम के दोबारा अपनी, यानी कि पूरा सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन पे है, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है। तो रोटेट अबाउट, अगर मैं कहता हूं एक्स एक्सिस के मुताबिक अगर मैं इसकी रोटेशन करूं, तो पता है डायग्राम किस तरह बनेगी, थोड़ी सी डायग्राम ऐसी बनेगी। देखो ये ऐसे रोटेशन करेगा और ये ऐसे करके अपनी जगह पर दोबारा आ जाए। तो ऐसे करके यानी कि आप ये समझो कि पूछे पीछे पूरा सब पूरा ये रोटेट करके आ रहा है। ठीक है, इस तरफ से भी रोटेशन हो रही है और इस तरफ से भी हो रही है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सा शेप आपका बन रहा है। ये एक सिलेंडर बन रहा है। क्या बन रहा है आप लोग के पास, ये एक सिलेंडर बन रहा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो अगर उसने तुम्हें स्टार्टिंग में ही अगर सपोज कर लो, उसने तुम्हें स्टार्टिंग में अगर ये डिस्टेंस अगर 5 दिया हुआ है ना, तो आप इसको हाइट कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपके पास अभी जो मैंने शेप बनाया था, इसी तरीके से अगर लेट सपोज वर्टिकल डिस्टेंस में बोलूं, एक इसको या रुकना एक, हाँ, या एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ताकि पूरा एक एक्यूरेट शेप मैं बना दूं आप लोग के लिए। हाँ, तो अब इसमें हम एक चीज बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पूरी पीछे से, आप ये समझो पूरी मूवमेंट करके आ रहा है, 3D शेप है ना, तो ये ऐसे पीछे पूरा रोटेट कर रहा है, यानी कि आप ये समझो कि ऐसे पूरा रोटेट करके फिर अपनी जगह पे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेंडर के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेट सपोज यहां से लेके यहां तक अगर 5 है, और अगर लेट सपोज वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, मान लो कि वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 3 है, तो पता है हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां जब सर्कुलर बन रहा है, तो आपको पता है सिलेंडर ये किस तरीके सिलेंडर किस तरह शेप होता है, इस चीज को हम लोग कहेंगे रेडियस, इस चीज को हम लोग कहेंगे रेडियस, और इस चीज को जो 5 जो डिस्टेंस है ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो रेडियस इज गोइंग टू बी 3 एंड हाइट ओवर हियर इज गोइंग टू बी 5। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा दो यहाँ, तो क्योंकि सिलेंडर बन रहा है ना, पूरा सॉलिड आपका कैसा बन रहा है, सिलेंडर बना है। आप इसको 3D इमेजिन करो, आप सोचो कि ये मेरे पास 2D में देखते तो एक रेक्टेंगल होता, लेकिन 3D में अगर हम इसको देखें तो ये पीछे से पूरा रोटेट होकर 360 रोटेट होकर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा एक सिलेंडर आपके पास बन रहा है। ओके, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाइट क्या हो जाएगी, अब सिलेंडर है ना, ये बन ऐसा रहा है, मैंने हाइट को क्यों 5 बोला यहाँ पे, क्योंकि सिलेंडर बन ऐसा रहा है। यानी कि आप ये समझो कि एक लाइट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक आपका सिलेंडर है, इस तरह से लाई डाउन हुआ हुआ सिलेंडर। ठीक है, इस तरह से, तो ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक सिलेंडर आपके पास बन गया। ओके, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये चीज सर्कुलर बेस है ना, ये चीज क्या हो जाएगी आपके पास, ये चीज आप कहते हो आपके पास ये चीज रेडियस कहलाई जाती है। ठीक है, और ये चीज क्या कहलाई जाएगी, जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, चीज उसकी हाइट कहलाई जाती है। तो जब हम इसको डायग्राम से इमेजिन करें, तो द वर्टिकल हाइट विल बी द रेडियस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी द हाइट। तो फिर आप क्या निकाल लो, आप निकाल लो वॉल्यूम ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल